गुड मॉर्निंग। अभी चर्चा का विषय है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी। आप कई जगह पे देख होंगे ईडी के छापे पड़े। झारखंड में भी ईडी का छापा पड़ा और एक ने दो बार पड़ा। उसके बाद मुंबई में पड़ा, फिर दिल्ली में पड़ा। तो फिर ये टॉपिक जो है ये थोड़ा एक रिलेवेंट टॉपिक बन जाता है करंट अफेयर्स के लिए। इसलिए मैंने क्या किया है कि एक वीडियो तैयार किया है कि प्रवर्तन निदेशालय क्या होता है। और याद रहे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, और कई एग्जाम से पूछे भी गए हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसके बारे में विस्तार से जान लें, क्योंकि जानकारी रहना आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अच्छा होता है। हमारे यहाँ एक निर्देशालय है, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, यह निर्देशालय जो है मुख्यतः जो काम करती है, यह एक बहु अनुशासित संगठन है। अर्थात यह किसी मंत्रालय के निर्देश पर ही काम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। और इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध धन के वैध को, अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनी का उल्लंघन की जांच करना। यानी यह कहीं पे अगर आप पैसे से लेकर के धोखाधड़ी किए हैं तो वहां पे यह जांच कर सकता है। कहीं अगर पैसा लेकर के कोई विदेश भाग गया है उसकी भी जांच ये करने का अधिकार रखता है। ठीक है, ये दोनों ठीक होता है। ठीक, अब है कि किसके अंतर्गत ये मंत्रालय काम करता है। देखिए, ये काम करता है वित्त मंत्रालय। लेकिन अगर क्वेश्चन और पूछा जाए कि वित्त मंत्रालय में किधर, तो वित्त मंत्रालय में कई विभाग हैं। उसमें एक विभाग है, उसका नाम है राजस्व विभाग। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। ठीक है, भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में ईडी भारत के संविधान और कानूनों का सख्ती से अनुपालन करता है। ठीक है, जो सरकार का आदेश आएगा, जो मंत्रालय का आदेश आएगा, वो उसका पालन करेगा और उसके अलावा ये कुछ नहीं करता है। ठीक, कब स्थापित हुआ था? देखिए, 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मंत्रालयों के विभाग ने एक प्रवर्तन इकाई की स्थापना की थी। कब किया था? 1956 में। अब देखिए, 1957 में इसी इकाई का नाम बदल करके प्रवर्तन निर्देशालय कर दिया गया है। यानी इसकी स्थापना जो हुई है 1957 में हुई है। ठीक है, ये अब है कि भारत में जो ईडी कानून का, जैसे देखिएगा सीबीआई का जो अरेस्ट करता है वो आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर काम करता है वो। ठीक है, ईडी में और सीबीआई में ये अंतर है, वो आईपीसी और सीआरपीसी के धारा के अंतर्गत अरेस्ट करता है, वो भी मंत्रालय के अधीन है। लेकिन ये उसके अंतर्गत नहीं, ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत काम करता है। FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अब PMLA। ठीक है, और ये दोनों अधिनियम के काम करता है। ठीक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका ही नाम, ये 2002 में आया था। अब है कि ईडी का संरचना क्या है। ईडी का एक पूछा जाता है, रेलवे का क्वेश्चन था कि इसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। लेकिन इसके अध्यक्ष जो होते हैं, विशेष निर्देशक जो होते हैं, वो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कलकत्ता, दिल्ली, 5 क्षेत्रों में होते हैं। इसका रीजनल सेंटर भी है हमारे पास। ठीक, अब है कि इसमें भर्ती कैसे होती है। अधिकारियों की भर्ती सीधे और अन्य जांच एजेंसी के अधिकारियों के माध्यम से होती है। यानी सीनियर के अधिकारी जो होते हैं जूनियर अधिकारी को रिकमेंड करते हैं और फिर उसके अपॉइंटमेंट होता है। कौन कौन से आते हैं? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का है, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। जैसे आयकर अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी, ये सब इसमें शामिल होते हैं। यही चारों को लिया जाता है। जनरली इसमें इन 4 के रहते हैं। ठीक है, अब इसका कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, लेकिन 3 वर्ष विस्तार देकर निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, 5 साल के लिए कराया जा सकता है। ये इसका अधिकार से होता है। ठीक है, ये अब अभी इसको लेके थोड़ा सा कुछ करवाहट भी आया हुआ कि क्या ईडी सच में जो है वो पक्षपात नहीं करता है या निष्पक्ष होकर के जांच करता है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, इसका कार्य क्या क्या है। ईडी का कार्य ये याद रखिएगा, पूछेगा। कॉफी पोषण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। ठीक है, भारत से पैसा लेकर के अगर आप विदेश भाग रहे हैं तो ईडी उसकी जांच करने का अधिकार रखता है। वहां की सरकार एजेंसी से बात करके फिर वहां पे वो जांच करता है। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 में आया था। ठीक है, फेमा। ठीक, पहले फेरा था, बाद में फेमा आ गया हमारे पास। इस कानून के तहत भी जो है वो करता है। इसमें क्या होता है कि भारत का जो मुद्रा बाजार है उससे संबंधित अगर कुछ हेर फेर करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी में आप कुछ पैसा लेके भाग गए, या कोई आपका पैसा लिया है, आपसे फ्रॉडरी का काम किया है और लेकर के चला गया, तो या कोई आपसे जाली नोट दे दिया, 5 लाख रुपए आपसे ले लिया, 5 लाख का जाली नोट आपको दे दिया, तो ऐसे संबंधी मामलों में जो होता है वो जांच करने का अधिकार रखता है पूरा। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी है। ठीक है, इसमें क्या है
कि घोटाले का पैसा को ब्लैक से व्हाइट मनी करने वाला काम अगर कर रहे हैं तो वहां पे भी ईडी जांच करने का काम करता है, ये उसका होता है। ठीक है, ईडी को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने के लिए जांच कर संपत्ति के अंतरिम रूप में कुर्क करने यानी जब्त करने का और विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने के लिए पीएमएलए के प्रावधानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी उसको पूरा अधिकार है वो संपत्ति को जो देखेगा। अब है कि क्या जो संपत्ति लिया जाता है वो ईडी रख लेता है, तो आगे इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ क्या होता है, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 में आया था। जैसे विजय माल्या भाग गए, ललित मोदी भाग गए, तो सरकार ने कानून बनाया है कि अगर कोई भाग जाता है, जैसे बहुत बड़ी कंपनी को चला रहा है, कंपनी में शेयर का जो बहुत बड़ा हेर फेर कर दिया, अब हेर फेर करने के बाद वो यहाँ से भाग गया, ऐसा हो जाता है, तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं था हमारे पास। 2018 में ये कानून सरकार ने बनाया, तो इसको भी जांच करने का अधिकार जो ईडी को दे दिया गया है। कभी न कभी इन लोग दोनों को भारत आना ही पड़ेगा, भले ये आज भाग जाए, कभी न कभी इनको आना पड़ेगा, ये आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकतर अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया है। आपके पैसे को लेकर के कोई कंपनी वाला, जैसे पता चले विजय माल्या की कंपनी है, ठीक है, पता चले कि वो 6 महीने से सैलरी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, शुरू में तो कोई कंप्लेन करते नहीं, कोई बड़े अधिकारी के ऊपर कंप्लेन कैसे करेगा, लेकिन बाद में अगर कंप्लेन कर देता है और कंप्लेन करने के बाद वो भाग जाता है, तो ईडी को अगर ये कार्य सौंपा जाएगा तो ईडी इसकी पूरी जांच करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसा कोई कानून नहीं जिसका कुछ न कुछ दुरुपयोग नहीं हो जाता है। ठीक, अभी जैसे बीजेपी वाले ने हेमंत सोरेन सरकार को जो है वो ईडी ने समन किया और बुलाया और उनका कार्य जब्त कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये तो सही बात है कि अपोनेंट पार्टी है तो उसमें करप्शन है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि रूलिंग पार्टी में करप्शन नहीं होगा? ये भी हो सकता है रूलिंग पार्टी में भी कई ऐसे हैं जो करप्ट लोग होंगे। तो माना ही जाता है कि ईडी जो है अपने शक्ति का दुरुपयोग करता है, सरकार जो है सत्ता के लिए थोड़ा सा इसका दुरुपयोग कर रही है। ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपराधिक मामलों की जांच करने की शक्ति और विवेकाधिकार है। उन्हें राजनेताओं या सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हालांकि इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया है क्योंकि मामला अपराधी को भी पीएलएम दायरे में लाया जाता है, यानी सिंपल जो छोटे छोटे जो होते हैं क्रिमिनल्स, उसको भी जो है इस कानून के दायरे में ले आते हैं। जैसे कोई नशीला पदार्थ वगैरह जो है कर रहा है, अब उसको पकड़ के अंदर कर दिया गया। अब कोई नशे का काम, अब नशे वाले मामले में तो ये आने का अधिकार नहीं है, बट उसके ऊपर भी कानून लगा दिया गया है। तो कानून लगाने के चलते ही माना जाता है कहीं कहीं ये इसके ऊपर भी जो है वो शक्ति का दुरुपयोग इसने किया है। दूसरा है पारदर्शिता की कमी। बीजेपी वाले में करप्शन नहीं होगा ऐसा तो हो नहीं सकता है, कांग्रेस वाले में है, जेएमएम वाले में, आरजेडी वाले में है, समाजवादी पार्टी में, ये आप वाले में, तो स्वाभाविक बात उसमें भी कई ऐसे होंगे, बट उसके ऊपर आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईडी ने कभी जांच पड़ताल की है। ठीक है, इस संबंध में ईडी जो है पारदर्शिता की कमी, और अक्सर इसे विपक्षी नेताओं को लक्षित करने के लिए जाना जाता है। अक्सर ये देखेंगे हमेशा अपोनेंट वाले पार्टी होते हैं उसी को लक्ष्य किया जाता है। ठीक है, ईडी द्वारा दर्ज मामले में दोष सिद्धि के दर भी बहुत कम है। कई ऐसे मामले पाए गए जिसमें ईडी ने पकड़ा है तो उसका जो दोष है वो साबित भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन मीडिया ट्रायल के चलते अभियुक्त को प्रतिष्ठित दोष सिद्ध होने में खराब हो गई है। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि मीडिया जो है वो उसको हाईलाइट कर देती है और हाईलाइट करने की वजह से जो है वो बदनाम भी हो जाता है। आइए देखते हैं इसका आंकड़ा क्या बोलता है। 2005 से 2013 14 की भी दोष सिद्धि की दर शून्य थी, कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाया। वह 2014-15 से 2021-22 के में ईडी द्वारा दर्ज किए गए कुल 888 मामले में केवल 23 मामले में ही दोष सिद्धि पाई गई है। तो ये भाई एक तरह से गलत भी है, इसका मतलब आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, पक्षपात है। तीसरा है राजनीतिक पक्षपात, जो भी हम डिस्कस किए। बीजेपी वाले नहीं होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता है, वो भी होंगे तो उस पर भी होना चाहिए। ठीक है, अब ये जानने वाली बात है, ईडी जब उसको जब्त करता है तो क्या करता है। सबसे पहले तो उसके ऊपर अभियोग चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले उसका जो है ईडी का जो अभियोग चलता है वो कोर्ट में चलाया जाता है, क्योंकि कोर्ट ही मैन है। ठीक है, अगर पुष्टि हो गई तो 45 घंटे के अंदर अभियोजन प्राधिकरण के अस्थायी आदेश को चुनौती देने का अधिकार होता है। यानी जैसे हेमंत सोरेन जी को किया गया है, तो हेमंत सोरेन जी को 45 दिन के अंदर अपना जो होता है चुनौती देने का अधिकार है, वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, यदि अपीलीय न्यायाधिकरण की भी अस्थायी आदेश देता है तो आरोपी उच्च न्यायालय में दायर कर सकता है, यानी कि हाई कोर्ट जा सकता है। स्टार्टिंग तो कोर्ट से ही होगा। अंतिम अस्थायी आदेश के बाद ईडी किसी भी आवासीय संपत्ति के मामले में उसके मालिक के सामान को पूरी परिसर खाली करने के लिए कहेगी और उस पर कब्जा कर लेगी।
जो भी संपत्ति जब्त किया है उसको कब्जा कर लेगी और उसको खाली भी करवा सकती है। जब्त की गई संपत्ति को वर्षों तक के लिए ताला जड़ दिया जाता है और वह संपत्ति देखरेख के अभाव में बर्बाद होने लगती है। ऐसी संपत्तियों के रखरखाव के लिए निकाय का प्रावधान भी है, लेकिन इसे अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। ढेर सारी संपत्ति जो जब्त कर ली जाती है, कहीं कहीं तो बर्बाद भी हुआ, कहीं कहीं सड़। आप जैसे देखिएगा थाना वगैरह में जाके देखिएगा, ढेर सारा गाड़ी ऐसा जो पड़ा हुआ है बर्बाद हो गया, बट उसका रखरखाव के लिए कोई एजेंसी नहीं है। तो यूज में लाया जाए तो कैसे यूज में लाया जाए, इसके लिए प्रावधान है, बट उसके लिए भी कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है हमारे पास। यानी ईडी जो करती है वो ऐसे समझ लीजिए कि पड़ा रह जाता है, एक तरह से बर्बाद हो जा रहा है। जब्त किए गए वाहन केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम के स्वामित्व वाले गोदामों में भेज दिए जाते हैं, जहां ईडी वाहन को खड़ा करने के बदले में भुगतान भी करती है। यानी कि एक तो वेयर हाउसिंग में जमा करो और ईडी उसका पेमेंट भी कर रहा है, यानी ये सरकार के पैसे से जा रहा है। ठीक है, ऐसे मामले में मुकदमे वर्षों तक चलते हैं। वाहन जंग लगने की वजह से खराब हो जाते हैं। मुकदमे के अंत में न तो आरोपी और न ही ईडी के वाहन के पास कुछ प्राप्त होता है। वास्तव में ईडी को वाहन के मूल्य से अधिक किराए का भुगतान करना पड़ता है, यानी ईडी को भी इसमें कोई खास फायदा नहीं होता है। ठीक, अब निष्कर्ष क्या है? देखिए, निष्कर्ष तो यही है कि सरकार इसमें पारदर्शिता बरते और सरकार पारदर्शिता के साथ काम करे। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, घोटाला नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर उसे पकड़ा गया तो उसे सजा दी जानी चाहिए और ईडी को भी इस मामले में विचार करना चाहिए कि कभी किसी के ऊपर अगर लगाया जाए तो वो पूरी तरह से दोष सिद्ध हो। कई दोष सिद्ध हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रतिशत कम है, इस चीज को ध्यान रखें। अब है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। ईडी क्या काम करती है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी करना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, दोनों काम करता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दूसरा है, ईडी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ईडी को पूरे नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं, ये सही है हमारे पास। ये एक आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत के देश के आर्थिक कानून को लागू करने और आर्थिक अपराध को लड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो दोनों सही है हमारे पास, इसका आंसर होगा सी नंबर। तीसरा, ईडी निम्नलिखित कानूनों को लागू करती है। देखिए, ईडी दोनों कानून लागू करती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, दोनों लागू करती है, जिसका आंसर होगा सी। ईडी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये एसएससी के कई एग्जाम में पूछे गए, वित्त मंत्रालय। और अगर पूछ दे वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत, तो बोलिएगा राजस्व विभाग के अंतर्गत। अब देखिए, एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के मेंस में पूछा गया था ईडी से संबंधित। ये कब का था? 2021 का क्वेश्चन, क्योंकि उस वक्त ये बहुत हाईलाइट था। चर्चा कीजिए कि किसी प्रकार उभरती प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन था, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसको डिटेल में 2 पेज में आपको लिखने थे। अब देखिए, क्यों ऐसा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला क्यों है? हम अभी जी रहे हैं वैश्वीकरण के युग में। तो जब आप वैश्वीकरण के युग में जीने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पे पैसे की अहमियत बहुत ज्यादा होती है और पैसे की अहमियत के लिए लोग जो है गलत तरीके का प्रयोग करते हैं अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए। इसीलिए जो है समय के साथ साथ कानून में परिवर्तन किया गया। ईडी ने जो कानून बनाया, ईडी का कानून गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। जैसे भी झारखंड में देखेगा जीएसएससी का मामला था, ठीक है, आरोप लग गया कि इसमें पैसे लेकर के सेटिंग की जा रही थी, लगभग 300 करोड़ का घोटाला। इतना बड़ा घोटाला जो आपके करियर से खेल करे, वहां भी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच सिद्ध भी होनी चाहिए, बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही है। इसमें तो बहुत डिटेल में लिखने पड़ेंगे मेंस का, और आप इसको लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। तो ये था हमारा ईडी पे चर्चा। इसका पीडीएफ अब वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ रिलेवेंट टॉपिक और करंट इवेंट से रिलेटेड टॉपिक हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कुछ अपना सुझाव दीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक को लेकर के कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ते रहता हूँ और मैं आपके सुझाव का इंतजार भी करता हूँ। ओके, गुड डे।